नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम सब लोग एक नए लेक्चर के साथ आप सब लोग के सामने उपस्थित है। मैं गिरजेश कुमार तिवारी। कल हमने आपको स्लोप का बहुत बेसिक चीज़ें बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लोप क्या क्या बताता है और स्लोप से हम क्या क्या समझ सकते हैं। कई टर्म्स हर एक सब्जेक्ट को हम कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्लोप आता है, स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है, स्लोप कम होने का क्या मतलब है, स्लोप एक्चुअल में क्या होता है। इस पे हम सब लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कहीं पर स्लोप नहीं डिफाइन किया जा सकता तो उसके बारे में भी हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि ग्राफ क्या होता है। तो कल हमने बात की कि अगर कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू 3x है, इसमें क्या है कि x का मान कुछ भी लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y का मान मिल जाएगा। तो y एक तरीके से x पर डिपेंडेंट है, x का हम कोई भी मान ले सकते हैं और y का मान आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फ्री वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके बीच कोई ग्राफ बना, जैसे y इक्वल टू 3x बना, तो कैसे बनाया आपने? y और x एक्सिस, ग्राफ का पहला स्टेप होता है एक्सिस को डिफाइन करना। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर यही आपका प्रेशर वॉल्यूम होता तो हम इधर प्रेशर एक्सिस लेते और इधर वॉल्यूम एक्सिस लेते। यही आपका अगर कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम होता तो इधर हम कंट्रोलिंग फोर्स लेते और इधर हम गवर्नर रेडियस लेते। अगर यही आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता तो हम इधर टर्निंग मोमेंट लेते और इधर क्रैंक डिस्प्लेसमेंट लेते। यही अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो तो इधर हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा और लेंथ के अलोंग डिस्टेंस आपका चेंज हो तो वो एक्स एक्सिस होगा। हम लेंथ एक वेरिएबल लेंगे और इधर उसके बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी को शो करेंगे। अगर यही आपका शियर फोर्स डायग्राम होता तो शियर फोर्स आपका वाई एक्सिस पर शो किया जाता और एक्स एक्सिस जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे हर एक सब्जेक्ट में आपको कहीं ना कहीं ग्राफ से खेलना ही है। तो ग्राफ के बारे में हम सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अब क्वेश्चन ये है कि अगर y x का एक फंक्शन है तो उस ग्राफ को हम प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लोकेट करेंगे, सबसे पहला स्टेप। और कोऑर्डिनेट के बाद कोई भी फंक्शन जनरल हो सकता है। कोऑर्डिनेट लोकेट करने के बाद ये कोई एक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बन गया तो स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीजिंग नेचर है कि डिक्रीजिंग नेचर है, कब आपका कर्व कॉन्वेक्स ओपनिंग है, कब आपका डाउनवर्ड ओपनिंग है, कब अपवर्ड ओपनिंग है, कहाँ कैसा नेचर है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आ गया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो शियर फोर्स कैसा होगा, शियर फोर्स का ग्राफ कैसा होगा, या अगर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा कि रेक्टेंगुलर होगा कि आपका जीरो होगा, कैसे होगा, तो ये जानना बड़ा जरूरी है। तो पहला वर्ड कि स्लोप, किसी भी कर्व का किसी एक पॉइंट पर स्लोप, क्योंकि हो सकता है स्लोप हर एक पॉइंट पर बदलता रहे। स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप आपका कांस्टेंट होता है, उसको हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए एक कर्व है, इसमें हर जगह अगर स्लोप पूछा जाए तो पहला टर्म की स्लोप होता क्या है सर? तो स्लोप किसी भी कर्व के ढाल को बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम ब्रिज पर चढ़ रहे हैं, कोई भी ब्रिज है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, तो इस पर हम चढ़ रहे हैं तो किस ढाल से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ढाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने बाइक में कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कितने टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा। अगर उससे कम टॉर्क है तो आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अब इसी केस में हम क्या करते हैं कि पावर तो हमारे इंजन का फिक्स है तो हम स्पीड कम कर लेते हैं और टॉर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, आप हो सकता है कि टॉप गियर में भी उतना सफिशिएंट टॉर्क सप्लाई कर सके तो कार आपका या फिर जो आपकी मोटरसाइकिल है वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, पर हाँ ये है कि जब कभी आपकी ढाल आती है, जब भी आपकी चढ़ाई आती है, तो उस सिचुएशन में हम अपना रिक्वायर्ड टॉर्क को कैसे भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो सब हम तो लोग पावर के एनालिसिस में करेंगे। खैर, तो ढाल, स्लोप ढाल प्रवणता, और ढाल कैसे निकाला जाए तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कर्व का ढाल
जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई ग्राफ का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि धन एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जैसे इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो यहां पर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अब यहां पे हमने पहले क्या किया, एक टेंजेंट खींचा। टेंजेंट मींस जो उस पॉइंट को टच करके जा रहा हो, तो हम इस पॉइंट को टच करा के आगे बढ़ाए और इसका धन एक्स एक्सिस का जो भी एंगल बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो भी एंगल बनेगा उसका टेंजेंट उस पॉइंट पर, उसका टेंजेंट जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट उस पॉइंट पर उस कर्व का स्लोप बताता है, उस पॉइंट पर उस कर्व का स्लोप बताता है। और कल हमने देखा होगा कि इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप चाहिए जो कि tan थीटा चाहिए, tan थीटा ही स्लोप है, वही हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल हमने इसको आपको बताया था कि tan थीटा ही dy/dx होता है। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ही आपको उस पॉइंट पर स्लोप बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप आपको अगर निकालना होगा तो आप उन दोनों वेरिएबल के बीच में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हो सकता है कि ये मान कांस्टेंट आ जाए, हो सकता है कि डिफरेंशिएशन से वो भी एक x का फंक्शन आ जाए, हो सकता है वो भी एक x का फंक्शन, मतलब x के साथ वो किसी तरीके का बदल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब लोग देखेंगे इसको आगे। स्लोप आपको समझ में आया होगा कि कहीं पर भी अगर आपको स्लोप निकालना है तो हम वहां पर टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस कौन से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट लेंगे और उस पॉइंट पर हम बता देंगे, जो कि संयोग के साथ, जो कि क्या है आपका उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन के बराबर होता है और उसी को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपका कोई x और y के बीच में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर स्लोप बताइए, तो हम यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट यही लाइन होगी। अगर कोई दूसरे पॉइंट पर भी पूछे तो भी यही, इस पर टच करके निकलने वाली लाइन यही होगी। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन के केस में हर एक पॉइंट पर, चाहे जहां आप जाइए, हर एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ बना कोण कांस्टेंट है और अगर एंगल कांस्टेंट है तो उसका टेंजेंट भी कांस्टेंट होगा। अगर टेंजेंट एंगल कांस्टेंट है तो इसका टेंजेंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो tan थीटा कांस्टेंट होगा, tan थीटा ही m है, वही आपका dy/dx है और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर यही आपका कोई ग्राफ होता, कोई एक जनरल, मान लीजिए कि ये आपका sin थीटा होता, इसका अगर हम देखें तो ये y इक्वल टू क्या है, sin x, y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ बनाने में पहला स्टेप क्या, आप एक्सिस को जरूर डिफाइन किया करिए। ये y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर स्लोप अलग है, इस पॉइंट पर स्लोप अलग है, इस पॉइंट पर स्लोप अलग है और किसी और पॉइंट यहां पर देखेंगे तो ये स्लोप अलग है और फिर स्लोप आपका अलग है। ये अलग अलग पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग, वो भी कौन से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, अलग अलग एंगल बनाएगा तो अलग अलग टेंजेंट होगा, तो हर जगह स्लोप इसका बदल रहा है। ये देखिए ढाल पहले ऐसे धीरे धीरे ढाल आपका ऐसे हो गया और फिर ढाल ऐसे हो गया। तो साइन फंक्शन का हर जगह स्लोप आपका बदल रहा होगा। ऐसे अगर पैराबोला होता तो उसका भी स्लोप बदल रहा होता। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक्स और वाई ग्राफ है, कोई एक जनरल ग्राफ है, अगर y कांस्टेंट है, इसका मतलब x के बदलने के साथ
y का मान नहीं बदल रहा है। अगर यही आपका पीवी ग्राफ होता, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ होता और कांस्टेंट प्रेशर होता, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में आप यहाँ पीवी लिखते, यहाँ पी लिख देते और यहाँ वी लिख देते, और इसी को हम क्या कह देते कि वॉल्यूम तो बदल रहा है पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका अगर हमें स्लोप निकालना हो तो इसका स्लोप क्या होगा, क्या इस पॉइंट पर पूछा जाए, इस पॉइंट पर तो जब आप टेंजेंट ऐसे टच करता हुआ लाइन निकालेंगे, यहां पर एक टच करती हुई लाइन देखेंगे तो वो लाइन एक्स एक्सिस के क्या होगी, समांतर ही होगी। जब भी आप कोई लाइन यहां पर देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, समांतर ही होगी। इसका अगर हम देखें तो ये यहां पर y इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्स एक्सिस के अगर समांतर होगी तो इसका मतलब एक्स एक्सिस धन एक्स एक्सिस और इसके बीच का कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। और अगर 0 है तो टेंजेंट क्या होगा, उस समय 0 होगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर आपका एक्स एक्सिस, ऐसे इसलिए बोला जाता है कि अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होगी वो आपके वॉल्यूम एक्सिस के समांतर होगी और उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। हमें यहाँ पर बेसिकली सारी चीजों में स्लोप का एनालिसिस करना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको आपको समझना है स्लोप के बारे में। ऐसे अगर आ जाए कि आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है किसी प्रोसेस में, तो वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। इसका यहां पर स्लोप, यहां पर हर जगह स्लोप, कहीं भी स्लोप पूछा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट होना पक्का है। सीधी लाइन है कोई बात नहीं, वर्टिकल भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण मतलब रेखा का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ऐसे अगर कोई पूछे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो ये है, ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए तरीका क्या है, एकदम ज्योमेट्रिकल तरीका क्या है कि हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, टच करती हुई कोई एक लाइन खींचेंगे। ऐसे यहां पर अभी टच करके जा रही है, ये धन एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बना रही, 90 डिग्री। और अगर ये 90, यहां पर एक्स की जगह पर क्या है आपका वॉल्यूम एक्सिस है, तो यहां पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, स्लोप जो होगा वो tan 90 होगा। और tan 90 का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू, यहां पे चूंकि x वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मान 2 3 4 5 कोई भी नंबर्स हो सकता है, तो ये आपका कांस्टेंट होगा। y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण यहां पर x इक्वल टू कांस्टेंट या वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट होता है और उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो अगर आपसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप पूछा जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का क्या स्लोप पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आपका प्रेशर एक्सिस के समांतर होगा और ये वॉल्यूम एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, tan 90 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि यूपीआरवीएनएल का एग्जाम बहुत नजदीक है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब आएंगे, तो थोड़ा हमारा स्पीड तेज रहेगा, आपको भी तेज करना है, सारे क्वेश्चंस को बहुत तेजी से करना है। ठीक है, तो अब हम इसके एप्लीकेशन स्लोप्स तो आप समझ सके होंगे। अब मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, x और y के बीच में कोई एक ग्राफ है, ऐसे जा रहा है। अगर y अचानक बदल जाए, बदल जाने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये एक जनरल ग्राफ है। अगर y आपका हो सकता है शियर फोर्स हो, y हो सकता है आपका बेंडिंग मोमेंट हो, तो हो सकता है कि अगर y का मान अचानक बदल जाए, तो अचानक यहां मतलब x बदला नहीं, x कुछ नहीं बदला तब तक y का मान बढ़ गया, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा।
तो कहीं पर भी अगर किसी एक टर्म में सडन चेंज होता है तो वहां पर ग्राफ आपका सडनली जंप कर जाता है, ठीक है। अब ऐसे कोई अगर कहे आपका कि शियर फोर्स डायग्राम में अगर कहीं पर पॉइंट लोड है, शियर फोर्स डायग्राम में कहीं पर आपका क्या है, पॉइंट लोड है, तो जब भी आपका ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और पी लोड आपने लगाया तो ये आपका P/2 होगा, ये आपका P/2 होगा। और आपने पढ़ा होगा कि शियर फोर्स डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो अगर आपका गए धीरे धीरे जा रहे थे, P/2 चल रहा था, लेकिन अचानक से P चेंज हो गया, किसमें चेंज हुआ, इधर आपका एक्स एक्सिस होता है जो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और इधर आपका क्या होता है शियर फोर्स को हम जनरली V से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ लोग F से, कुछ लोग हो सकता है कि S से डिनोट करें, तो Vx ये आपका इंटरनेशनल टर्म्स हैं। तो शियर फोर्स अब P/2 अचानक P और आ गया, तो यहां पर आपका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, अचानक चेंज होगा, यहां पर इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जहां पर भी पॉइंट लोड होगा वहां पर शियर फोर्स सडनली जंप कर जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम वहां पर क्या होगा, सडनली चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जहां भी कोई सडन चेंज होगा वहां पर स्लोप इनफाइनाइट होगा, वहां पर कर्व जंप करेगा। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कर्व आपका सडन चेंज हो रहा है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। सडन चेंज के केस में स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। अब कोई अगर चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अचानक वेलोसिटी जीरो, बिना टाइम इंटरवल के ही वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो अगर वेलोसिटी सडनली जीरो हो गया, टाइम बिना चेंज हुए, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो कि एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इनफाइनाइट होगा कि बिना टाइम दिया आपने बदल दिया, ठीक है। तो उसको उस समय रेट ऑफ चेंज इनफाइनाइट होगा, एक्सेलरेशन डायग्राम वहां पर सडनली जंप करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत चीजें आती रहती हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है और शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता है। अगर एरिया के बारे में हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ढेर सारा टॉपिक है, हम सबको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरिया तो नहीं बता पाएंगे। हम इंटीग्रेशन एक नया टॉपिक लेके आएंगे तो फिर एरिया क्या बताता है, अगर आपको स्प्रिंग में एनर्जी निकालनी है तो हमें किस डायग्राम का किस एक्सिस पर एरिया लेना है, ये सारी चीजें हम सब लोग को जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सब लोग इसको पढ़ने और आगे बढ़ते हैं। अब ढेर सारे एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम एप्लीकेशंस देखें, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत ध्यान समझिएगा, शियर फोर्स जो होता है Vx आपका शियर फोर्स, x का मतलब कोई एक फंक्शन है, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम जो आपका बनेगा वो आपका x के साथ ही बनेगा। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीम की लेंथ के अलोंग डायमेंशन को बताएगा। तो आपका शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या होता है, स्लोप होता है। अब कैसे स्लोप हमने बोल दिया, तो dmx/dx सी क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो किसी भी अगर कोई एक बीम है और इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, अलग अलग सेक्शन, अब क्वेश्चन कुछ लोग को यही नहीं पता तो शियर फोर्स क्या होता है। अब ये बीम है, इस पर कुछ तरह की कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी कुछ लोडिंग होगी, बीम का काम ही है लोड को वियर करना। कैसे लोड को, ट्रांसवर्स लोड को। अगर एक्सियल लोड है, एक्सियल कंप्रेसिव है तो आपका स्ट्रट कहलाएगा, एक्सियल टेंसाइल है तो आपका टाई बार होगा, अगर एक्सियल कंप्रेसिव के साथ साथ वर्टिकल मेंबर है तो कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड को स्ट्रट वियर करता है और एक्सियल टेंसाइल लोड को टाई बार वियर करता है। मतलब उसका नाम ही दिया गया है कि अगर किसी भी मेंबर में एक्सियल टेंसाइल लोड ही लग रहा है तो उसको हम टाई बार बोलेंगे। टाई जैसे लटकी होती है, तो लटकी है तो हमेशा खिंची ही रहती है और वो ऊपर से बीबी भी पकड़ के खींच सकती है। तो कुल मिला जुला के खींचना, एक्सियल खिंचाव टाई बार, एक्सियल दबाव स्ट्रेट, और अगर एक्सियल दबाव के साथ कंप्रेशन के साथ साथ वर्टिकल मेंबर हो तो क्या होगा, कॉलम। पर अगर ट्रांसवर्स लोड हो, जैसे ये मान लीजिए मेंबर है और इस पर ऐसे तिरछा लोड लगे तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा और एक हॉरिजॉन्टल। ये एक मेंबर है, इस पर ऐसे तिरछा लोड लगा तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल भी आएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी आएगा। मतलब इस मेंबर में, ये जो मेंबर है इसमें कंप्रेसिव, एक्सियल कंप्रेसिव भी होगा और एक्स के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लोड होगा।
तो किसी भी मेंबर के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही ट्रांसवर्स, अब देखिए इसका एक्सिस, ये आपका एक्सिस इस मेंबर का, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड है तो ये बीम है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड है तो बीम है। और किसी भी सेक्शन पर लगने वाला, किसी भी सेक्शन पे हम गए, पूछे क्या भैया क्या हाल चाल है, बताओ कितना आपको बस सरका के ट्रांसवर्स लोड कितना लग रहा है, उसकी इंटेंसिटी आपको शियर फोर्स बता देगी। अब हर जगह एक्स के साथ हो सकता है शियर फोर्स का मान चेंज हो रहा हो, और उसी चेंज को ही रिप्रेजेंट करना शियर फोर्स डायग्राम कहलाता है। हर एक सेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी का शियर फोर्स जो लग रहा है, वही उसी को हम एक्स के साथ जो बनाएंगे ग्राफ, वो क्या कहलाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। अब क्वेश्चन कुछ चीजें हम क्योंकि स्लोप को ही लेके चल रहे हैं, बहुत आगे नहीं इसमें जाएंगे, सिर्फ स्लोप को एनालिसिस करेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के साथ। मतलब एम और एक्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्स के बीच का जो ग्राफ होगा वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ही शियर फोर्स होता है। और ध्यान रखिएगा, जो लोडिंग है उसका निगेटिव स्लोप ये आपका होता है। इसका मतलब देखिए, ध्यान से बहुत सुनिएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम और एक्स के बीच के डायग्राम का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, स्लोप क्या बताएगा, शियर फोर्स। शियर फोर्स डायग्राम का, शियर फोर्स और एक्स के बीच का ग्राफ, तो शियर फोर्स डायग्राम का डिफरेंशिएशन स्लोप क्या बताएगा, लोडिंग बताएगा। अब कुछ लोग रिलेशंस की बात आती है, क्योंकि रिलेशंस भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना, 150 में 60 क्वेश्चन तक आ जाएंगे न्यूमेरिकल यूपीआरएनएल में, तो बहुत ध्यान देना है, बहुत न्यूमेरिकल आपको करना है। तो ऐसे आपने एक बहुत टाइप पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत डेरिवेशंस नहीं जा रहे हैं, हम आपको रिफ्रेश केवल करा रहे हैं। d2y अपान dx2 इक्वल टू mx, ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है EI, ऐसे AI होता तो एक्सियल रिजिडिटी, GJ होता तो टॉर्सनल रिजिडिटी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, I d⁴ का ही प्रोपोर्शनल होगा, तो डायमीटर डबल कर दें तो आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब क्वेश्चन कि EI d2y अपान dx2 इक्वल टू mx, ये फिर से रिवाइज, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप का नेगेटिव क्या होगा, लोडिंग होगा। अब मान लीजिए रिलेशंस काफी कई बार पूछे गए हैं, ये EI d2y अपान dx2, ये यहां पर क्या है, ये आपका क्या है, डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, और ये x क्या है, लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग डायमेंशन, तो d2y अपान dx2 इक्वल टू mx। ऐसे अगर कोई पूछे शियर फोर्स क्या होगा भैया, तो शियर फोर्स होता है dmx अपान dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेंथ, अलोंग द लेंथ। अब ये है, तो अब m क्या है, m ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, EI d3y अपान dx3, ये आपका शियर फोर्स इक्वल टू EI d3y अपान dx3। ऐसे अगर कोई लोडिंग पूछे, लोडिंग, तो लोडिंग क्या होता है, जो आपका लोडिंग है वो आपका है माइनस dvx, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप, और इसको एक बार ऐसे, तो यहां से आएगा माइनस EI d4y अपान dx4, 4 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो क्या कहलाएगा, लोडिंग को बताएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा सारी चीजें। अब जैसे एक हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहे हैं, ये अगर हमने पॉइंट लोड P मिड स्पैन में ही लगाए, इधर कोई नियम नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हम एक एग्जांपल, तो ये आपका P/2 होगा। अब ध्यान से, अगर हम इस सेक्शन पर जाएं, तो इस सेक्शन पर ये P/2, देखिए चाहे दाहिने देखो चाहे बाएं देखो, अगर हम दाहिने देखते हैं तो P/2 ऊपर, P नीचे, तो कुल मिला के ओवरऑल P/2 ये भी आएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम जो होगा, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा समझना है आपको। शियर फोर्स डायग्राम P/2 इधर होगा, यहां पूरे सेक्शन तक अचानक बदलेगा, क्या होगा, अचानक बदलेगा, कितना बदलेगा, ये हो जाएगा -P/2। अब अगर पूछा है कि भैया यहां से यहां तक शियर फोर्स कैसा रहा, तो आप कहोगे सर कांस्टेंट, पूरे सेक्शन में शियर फोर्स आपका
कांस्टेंट रहा। अब अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है। शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। किसका स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन का। मतलब ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। आगे एरिया पर डिस्कशन चलेगा। तो ये आपका ऊपर होगा और फिर ऐसे। अब कोई क्वेश्चन कितना घुमा के, सर कंसंट्रेटेड लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का होगा, कांस्टेंट लाइन होगी। अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप का होगा। लीनियर इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या? ट्रायंगुलर शेप का। अब क्वेश्चन ये कि अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो इस सेक्शन में आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का मतलब क्या है कि उसका पावर कुछ नहीं, उस समय आपका शियर फोर्स आपका क्या होगा? कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू अगर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे हम पूछें कि x का फंक्शन बताओ, तो आपका शियर फोर्स जो होगा वो p/2 होगा। x के साथ उसका वेरिएशन ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो x की पावर क्या है? 0 है। और ये मिला कैसे था? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को डिफरेंशिएट करने से मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट आपका जो रहा होगा वो x की पावर 1 रहा होगा, तभी डिफरेंशिएट करने से 0 आए। डिफरेंशिएट करने पर एक ऑर्डर घटता है, ये पिछले लेक्चर में हमने बता दिया। ये हो गया। अब अगला हम तो लोग क्वेश्चन अगर करते हैं, मान लीजिए टोम से रिलेट करके करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में एक ग्राफ आप पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। कंट्रोलिंग फोर्स, गवर्नर बॉल इधर उधर छटक रहे हैं तो उनको कोई बैलेंस करने वाला तो है नहीं, भाग जाओगे भैया। तो बैलेंस करने वाला कंट्रोलिंग फोर्स और गवर्नर रेडियस। स्पीड बढ़ा, गवर्नर अपना हाथ फैला दिया, स्पीड घटा, पास आ गया, तो रेडियस बदल रहा है, उसके साथ उसको बॉल को गवर्न कंट्रोल करने के लिए फोर्स, उसके बीच का ग्राफ। अब ये ग्राफ ऐसे आ गया मान लीजिए। अब ये क्या बता रहा है? तो कहोगे भैया कंट्रोलिंग फोर्स और गवर्नर रेडियस के बीच की ग्राफ जो है वो लीनियर है, लीनियरली इंक्रीजिंग भी है। अब इसमें हमें ये समझना है कि इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये स्टेबल गवर्नर, अनस्टेबल गवर्नर, ये सारी चीजें आपको समझ, तो स्लोप से ध्यान दे सकते हैं। अगर हम किसी एक कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाए, ये किसी एक कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है और ये एक्चुअल ग्राफ आपको दिया गया है। ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है और एक्चुअल ग्राफ, तो बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप भैया, स्लोप के मतलब एक्स एक्सिस के साथ बने एंगल का टाइम, एक्स एक्सिस के साथ जो भी कोण बना, एक्स यहाँ पे कौन है? गवर्नर रेडियस है, तो उसके बने एंगल का tan। तो अब यहाँ पे थीटा बढ़ा कि अल्फा, या आगे बढ़ के देखोगे, ऊंचा देखोगे तो टोपी उठ जाएगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। मतलब अगर एक्चुअल कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का स्लोप, एक्चुअल कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम का स्लोप अगर आपका किसी कांस्टेंट स्पीड के डायग्राम के स्लोप से ज्यादा है, तो वह आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये आपका स्टेबल गवर्नर के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आपका क्या है? स्टेबल गवर्नर। तो इससे ये रिलेट हुआ कि भैया हम क्या करेंगे, हम कैसे सब कुछ समझेंगे। तो हम यहां पर आते हैं, इस एक्चुअल डायग्राम का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल अभी यहाँ कांस्टेंट लाइन थी, ठीक है, कर्व भी हो सकता था। तो एक्चुअल डायग्राम का स्लोप क्या होगा? dF/dr, फोर्स का r के साथ चेंज, और dF/dr अगर F/r से बड़ा है, ये क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड वाले से निकाला गया, तो ये आपका क्या हो गया? स्टेबल गवर्नर। अगर दोनों बराबर होते तो आइसोक्रोनस गवर्नर, अगर ये छोटा पड़ जाता तो अनस्टेबल गवर्नर। तो स्लोप से भी आप स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और हम सब लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड और भी ऐसे आप ग्राफ अगर देखते हैं, मान लीजिए हम डूब गए, पानी में कूद गए भैया, लो पानी भरा हुआ है, अरे पैर ज्यादा दब रहा है, मूड़ी कम दब रहा है। क्यों मूड़ी कम दब रहा है? क्योंकि कुछ होगा, चेंज होगा, देखते हैं।
ठीक है, तो ऐसे आप पढ़े होंगे, ये आपका जेड एक्सिस है क्योंकि हम वर्टिकल को जेड मान ले रहे हैं। तो अगर आपका जेड के साथ परिवर्तन देखें तो आप पढ़े होंगे बीपी अपान डी जेड इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, प्रेशर का हाइट के साथ रेट ऑफ चेंज, प्रेशर का हाइट के साथ रेट ऑफ चेंज, या प्रेशर और जेड के बीच का ग्राफ का स्लोप जो होगा, प्रेशर और किसके किसके बीच का भैया, कौन कौन कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच, हमारे और तुम्हारे बीच, हमारे और तुम्हारे, मतलब हम कौन हैं, हम प्रेशर हैं, हम कौन है, हम प्रेशर हैं। तो प्रेशर और हाइट के बीच, हाइट के बीच जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप माइनस रो जी। माइनस बता रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर का मान बढ़ेगा, नीचे जाने का मतलब जेड घटेगा। हम जेड ऊपर को पॉजिटिव मान लिए हैं तब ये है, अगर हम जेड नीचे को पॉजिटिव मान ले तो माइनस नहीं होगा। तब हम जेड जनरली, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव भी हमारी अपनी मंशा होती है, सब लोग यही मानते हैं। तो अगर नीचे जा रहे हैं, जेड घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जेड घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये आपका, अब ये मान लीजिए जेड, तो जेड एक्सिस ये है और यहाँ पर हम प्रेशर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाते, तो जेड से नीचे, अच्छा जहां पर हम हैं जेड जीरो है, वहां से मान लीजिए हम गेज प्रेशर को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पर हाँ, अब अगर कोई लिक्विड है तो उसका रो कांस्टेंट होगा, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाने पर इन जनरल जी का मान भी कांस्टेंट मान सकते हैं। अब क्या होगा कि प्रेशर और जेड के बीच जो ग्राफ बनाओगे उसका स्लोप प्रेशर और जेड के बीच का ग्राफ नहीं कांस्टेंट होगा, उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब क्या होगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऐसे आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आप देखेंगे कि प्रेशर प्रोफाइल ऐसे आपकी होती है। गेज प्रेशर है, क्या गेज प्रेशर है, ये सारी चीजें थोड़े समय के साथ होगी, अब बहुत जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। जेड जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या इस प्रोफाइल का स्लोप कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट आना भी चाहिए। समझ में आई। ऐसे आप आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ढेर सारे ग्राफ्स को। मान लीजिए कि आप पाइप फ्लो देख रहे हैं, तो पाइप फ्लो में इधर आपका लेंथ हो गया, इधर एनर्जी लाइंस ऐसे जा रही थी, अचानक कम कुछ लॉस हो गया भैया, कहीं ओपनिंग आ गई, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो अचानक लॉस। तो इधर हम एनर्जी लाइंस को भी एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग स्लोप्स के साथ। ठीक है, और सारी चीजें। अब आपको हम प्योर मैकेनिक्स में ले चलते हैं। मैकेनिक्स में आप ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, जनरली सारी चीजें हम समय के साथ परिवर्तन करते हैं। तो समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ, अब उसको हम सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि कैसा ग्राफ है, क्या नेचर है, क्या बताता है, कुछ पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अब ध्यान दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम, समय, मैं समय हूं भाई, बदल रहा हूं, हमेशा बढ़ रहा हूं। आप कुछ करो चाहे ना करो, कोई कारण नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम खड़े रहेंगे। हम क्या करेंगे, खड़े रहेंगे। रहो, खड़े रहो। अब अगर खड़े हो, ठीक है, तो खड़े होने में आपका एस नहीं बदलेगा और हम बदल रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ, समय बदलता गया समय के साथ इसका। अब यहां भी क्या कह सकते हैं कि ये आपका टाइम एक्सिस के साथ समांतर है और इसका स्लोप क्या है, जीरो। अब आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो। और फिर आपका अगर वेलोसिटी डायग्राम बनाया जाए तो समय बदलता रहेगा और ये ऐसे जीरो ही रहेगा। यहां पर आपका वेलोसिटी और यहाँ टाइम, और ये क्या रहेगा, जीरो। अब क्वेश्चन नहीं, हम समय है और हम दौड़ेंगे, हम समय है, हम दौड़ेंगे। तो कुछ ये फिर से हम स्लोप पर लेके आते हैं, पहले मैथमेटिक्स से भी समझ लेते हैं। जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम का। ऐसे एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो भी ऑर्डर होगा उससे एक ऑर्डर कम, हम एक ऑर्डर कम होंगे,
और उससे भी एक ऑर्डर कम ये होगा। मतलब अगर वेलोसिटी सेकेंड ऑर्डर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो एक ऑर्डर कम, एक और 2 बार कम कर दो, 2 में से 2 चला गया शून्य, किसी के पावर शून्य, घोड़ा गधा किसी के पावर शून्य का मतलब क्या होता है 1। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट। इसको उल्टा भी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन आपका 5 है तो इसका मतलब टी की पावर 0 है। तो अगर ये आपका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियर होगा। वेलोसिटी आपका टी की पावर, जो वेलोसिटी होगी वो टी की पावर 1 होगा। क्या मान हो, कांस्टेंट पे नहीं हमारा ध्यान है, टी की पावर 1 होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टी की पावर 2 होगा। डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक, वेलोसिटी लीनियर, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी लीनियर, डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक, उल्टा इधर उधर दोनों। काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। एरिया पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, एरिया के एक अलग लेक्चर लेंगे। ये हुआ, ये आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब अगर इसको पूछा जाए क्या कहते हैं, तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो न्यूटन्स के जितने भी नियम, जो आपने, एक नियम होता है, एक इक्वेशंस होते हैं, 3 उन्होंने नियम भी दिए, 3 इक्वेशंस दिए। तो जितने भी न्यूटन के इक्वेशंस हैं, मोशन से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस हैं, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड हैं। मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है। हर सेकेंड एक पर्टिकुलर रेट से ही वेलोसिटी बढ़ रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं। हर सेकेंड एक पर्टिकुलर रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और आपका ये पैराबोलिक हो गया। तो इसी को कभी कभी हम सब लोग पैराबोलिक मोशन कह देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन अलग है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोलिक मोशन है। पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। लेकिन पैराबोलिक मोशन का मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट से टाइम का सेकेंड ऑर्डर है और एक्सीलरेशन उस केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ भैया हाँ, और वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये सेकेंड टाइप डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी ने कहा नहीं टी नहीं, हमें डीवी और एस, बी और एस में लेके आओ। तो लो भैया, तो यहां से एस इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपान डी टी। तो डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी टी इक्वल टू डीवी अपान एस। तो यहां से रिप्लेस कर दो, तो ए का एक नया फार्मूला आ गए नीचे। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें, टी टी इक्वल टू क्या होगा, डीवी अपान एस, डीवी इक्वल टू डीवी अपान एस। अब यहां से अगर हम देखें तो ये डीबी डी टी, तुम कौन हो भैया, एस इक्वल टू डीबी अपान डी टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख दिया हमने, यहां से ये गलत हो गया, सॉरी भाई, यहां से ये चीजें पूरी गलत हो गई हैं, इसको हम फिर से करेंगे। तो यहां से वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अगर हम dt निकालें तो dt आपका क्या आएगा, ds अपान v। हाँ भाई रखो, यहां रखो रखो, dv तुम बैठे रहो। तो ये क्या आएगा, ds अपान v। तो यहां से एक्सीलरेशन का एक नया फार्मूला, v dv अपान ds। अब ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, दोनों से। तो एक्सीलरेशन के 3 फॉर्मूले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट। अब अगर इन दोनों को हम ले लेंगे तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ए को कांस्टेंट मानते हो तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। अगर हम इसको और इसको ले लेते हैं तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ है, ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इस वाले फार्मूले को यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग नए लेक्चर में देखेंगे। तो इंटीग्रेशन करने तो ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो भैया इसका हर जगह स्लोप
जहां भी चाहो वहां स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। ऐसे नहीं कि पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन बराबर नहीं हो सकता, पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन, यहाँ का स्लोप यहाँ का स्लोप दोनों यहाँ बराबर हो सकता है, और यहाँ स्लोप अलग होता है। स्लोप कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा तो ये लीनियर होगा, उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसका स्लोप कौन बताया, एक्सीलरेशन। लेकिन अगर यही आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहां याद होना चाहिए, यहां पे तो आपको पता है A = dB/dt। चलो भैया यहां आपको याद होना चाहिए A = V dB/ds। तो क्या 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 इसका स्लोप, क्या BS डायग्राम का स्लोप आपका एक्सीलरेशन होता है? नहीं नहीं, B भी है, ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो आपको जो भी ग्राफ मिलेगा, मान लीजिए ग्राफ मिला और यहां पर आप एक्सीलरेशन बताइए, अगर कोई पूछा कि यहां पर एक्सीलरेशन बताइए, कुछ वैल्यू दी होगी, कुछ करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके क्रॉसपोंडिंग ये मान क्या बताएगा, यहां इस समय वेलोसिटी बताएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप मतलब यहां पे tan थीटा, तो यहां इसका स्लोप जो होगा वो आपका स्लोप जो बताएगा वो dB/ds बताएगा, tan थीटा को बताएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस ग्राफ से V और S ग्राफ से किसी एक पॉइंट पर एक्सीलरेशन निकालना है, किसी एक पॉइंट पर आपको एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन निकालना है इन केस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन, तो इस V का मान जो भी इधर कौन है, वेलोसिटी है, तो इस B का मान, यहां पर इस B का मान और इसके स्लोप से tan थीटा, तो आप इस B का मान इनटू उसका स्लोप, स्लोप क्या है tan थीटा, इसको गुणा करेंगे। सिर्फ स्लोप, स्लोप कब, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सिर्फ स्लोप। और यहां पर अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो तो वहां पर वेलोसिटी और वहां के स्लोप का गुणनफल, एक्सीलरेशन हर जगह हो सकता है कि बदल गए, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक्सीलरेशन आपका टाइम का एक लीनियर फंक्शन है, एक्सीलरेशन टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सीलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सीलरेशन टाइम का लीनियर फंक्शन है तो वेलोसिटी टाइम का एक ऑर्डर ज्यादा फंक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आया है, तो वेलोसिटी पैराबोलिक होगा और डिस्प्लेसमेंट क्यूबिक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम सब लोग नेक्स्ट देखेंगे, इंटीग्रेशन का लेक्चर हम सब लोग बाद में देखेंगे। अब एक छोटा सा केवल देखिए, ये सब मतलब आप सब लोग को आता भी है, सारे पॉइंट्स हम आपको यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, आपको खूब डिटेल में इस सारी चीजों को पढ़ना भी है, क्वेश्चन खूब कर रहे हैं। एक दिन हम स्लोप से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन ही स्लोप से ही रिलेटेड लेके आएंगे। कई बार सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, शियर फोर्स नहीं आता क्या, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप, लोडिंग, ठीक है। अगर कहीं पे पॉइंट लोड हो तो क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम सडनली जंप कर जाएगा। अगर कहीं पॉइंट मूवमेंट है तो वहां पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सडनली जंप करेगा। ये सारी चीज ना, कोई चीज अगर सडन चेंज होता है तो वहां जंपिंग होगी, ठीक है, ये समझना है। अगर आपके एक्स एक्सिस है, मान लीजिए पीवी डायग्राम का वॉल्यूम एक्सिस पर उसके पैरेलल है, अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लो, स्लोप क्या है, जीरो, पीवी स्लोप। ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम लो, इसका स्लोप क्या, कैसे स्लोप भैया 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, tan 90 जीरो, तो इसका स्लोप इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब थोड़ा चीजें हम लोग और पढ़ेंगे जनरल, जो सर ने, देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बहुत ज्यादा नहीं ला रहे हैं, सिर्फ स्लोप एनालिसिस हमारे, सिर्फ और सिर्फ स्लोप एनालिसिस, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बना, प्रेशर और वॉल्यूम, और कोई एक जनरल रिलेशन आपको कोई दे दिया कि Pb के पावर n = कांस्टेंट। अब हमें दो चीजें तो पता ही है, पहले ही पता है, लो भैया, ये आपका बताएगा प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका बताएगा वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा जीरो, और इसका स्लोप क्या होगा, कैसे कैसे जीरो, कैसे इनफाइनाइट,
तो स्लोप है, हमें स्लोप के लिए कोड ढूंढना होता है, उसका टाइम निकालना हो। कोड कौन सा भैया? तो इस एक्स यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम एक्सिस। तो ये पैरेलल है, जीरो एंगल है, तो उसका टाइम जीरो, इसका मतलब स्लोप जीरो। ऐसे यहाँ पर स्लोप कैसे सर? स्लोप, अच्छा याद आ गया, ठीक है। स्लोप के लिए कोड निकालो, टाइम निकालो। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होना ही है, कहीं किसी पॉइंट पर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन 90, अच्छा ठीक है, 10 90 इनफाइनाइट। चलो भैया हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम और थोड़ी चीजें इसमें और देखना चाहेंगे कि कैसे स्लोप निकाल। तो भैया पीवी ग्राफ का स्लोप एक तो है कि एंगल निकाल लो, और एंगल जब ग्राफ पता होगा तब तो एंगल निकालोगे। तो हमें एक तो एंगल मतलब tan थीटा, और एक होता है डिफरेंशिएशन। अब यहां पे dy/dx क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि y की जगह p है और x की जगह b है। तो आपका ये हो गया डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम कर दिए, और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास pb की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कोई c है। अब हमें चाहिए dp/dv, तो हम क्या करेंगे? p तुम बैठो, पार्शियल डेरिवेटिव, और तुम्हें हम तोड़ते हैं। तो ये क्या होगा? n b की पावर n-1 db। लेकिन नहीं, हम अलग भी टूटेंगे, तो ये b की पावर n, और ये क्या होगा? dp। और कांस्टेंट तुम्हारा डिफरेंस है, तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा, कोई बात नहीं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि dp/dv जो टारगेट था, हाँ, dp/dv। तो dp/dv के लिए आप देखेंगे तो आएगा माइनस, dp/dv आपका आएगा -n, dp/dv आपका क्या आएगा? -n, और यहां से क्या आएगा? p/b। कैसे भैया, कैसे? तो dp और यहाँ पे db, तुम नीचे जाओ तो n p की b की पावर n-1 आएगा, p ऊपर रहेगा, तो ये आ जाएगा, आप एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। तो dp/dv इक्वल टू -n। अब आपका ये स्लोप, ये आपका ग्राफ है, ये पीवी डायग्राम। और अभी हमने, अगर कोई एक जनरल हो, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि dp/dv जो होगा वो होगा -n, dp/dv जो होगा वो क्या होगा? -n, -n p/v, -n p/v, ठीक है। -n p/v आपको ये होगा। अब क्वेश्चन है कि प्रेशर कांस्टेंट, या प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं है, तो ये क्या होगा? ये शून्य होगा। अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो ये क्या होगा? शून्य होगा। तो यहां पर n का मान क्या होगा? 0 होगा। उस समय ये स्लोप आपका dp/dv, प्रेशर में कोई चेंज नहीं, वाई वॉल्यूम एक्सिस के समांतर और वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, तो उस समय ये 0, और 0 का मतलब n का मान 0। अगर आपका यही वॉल्यूम का रहा नहीं चेंज होंगे तो ये इनफाइनाइट, वॉल्यूम नहीं चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? उस समय n का मान इनफाइनाइट। अब बताओ, शून्य और इनफाइनाइट के बीच ही में तो सब होगा। कोई भी ग्राफ ले लो, ऐसे, सॉरी, अगर हम यहां पर कोई एक ग्राफ ले, ये कोई एक ग्राफ ले ली, कोई दूसरा ग्राफ किसी ने कहा नहीं नहीं हम दूसरा बनाएंगे, लो भैया दूसरा बना लो, कोई बात नहीं, तुम दूसरा बना लो। किसी ने कहा नहीं नहीं हम तीसरा बनाएंगे, लो तुम तीसरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है,
तो n का मान 0 होगा, n का मान 0 होगा और p b की पावर n, n का मान 0, 0 का मतलब ये, तो यहां से b ये 0, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। मतलब आप क्या करिए, स्लोप जानते रहिए, स्लोप से आप समझ जाएंगे। सर स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब क्या है, इस एक्सिस के साथ पैरेलल है और पैरेलल है, तो ये बात हो गई। ऐसे अगर स्लोप 90 है, वर्टिकल है, तो ये अब इसके बीच में, तो अगर हम इसी में n इक्वल टू 1 लें, अगर हम n इक्वल टू 1 लें, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, pb इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं, तो ये हाइपरबोलिक प्रोसेस, उस केस में ये आपका पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें n का मान क्या है, n का मान 1 है, n का मान ये थोड़े n 1 से ग्रेटर देन 1 है। ये हो सकता है कि और थोड़ा, मतलब ये आपका 2 हो, n का मान हो सकता है 2। तो जैसे जैसे इधर आएंगे n का मान बढ़ेगा, और जैसे से ऐसे इसका जस्ट उल्टा, इधर n का मान बढ़ेगा, इधर n का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट स्लोप इसका मतलब 0, और अगर आपका वर्टिकल लाइन तो इनफाइनाइट। सिर्फ हम स्लोप से, सिर्फ स्लोप के एनालिसिस किए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, n बढ़ने से वर्क डन क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हमें नहीं, हमें केवल अभी सिर्फ स्लोप जानना है। तो अगर हमें पता चल जाए कि स्लोप 0 है तो हम तुरंत हॉरिजॉन्टल बना देंगे, इनफाइनाइट है, स्लोप इनफाइनाइट है, वर्टिकल बना देंगे। और इसी के बीच में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाने चले, मजा आ रहा था, लो बना दी, ऐसे बना दी। ऐसा क्यों नहीं होता, सारे ग्राफ ऐसे बनाते हैं, सब लोग ऐसे बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे बना दिए तो इस केस में स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव। इस केस में आपका स्लोप पॉजिटिव हो गया, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो क्या स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी आपने निकाला नहीं सर, डीपी अपान डीबी जो होता है, डीपी अपान डीबी जो होता है वो माइनस एन टाइम्स अपान पी वाई वी, माइनस एन टाइम्स ऑफ पी वाई वी। वी क्या वॉल्यूम है, तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि हर दफा स्लोप क्या है, निगेटिव। हर जिस ग्राफ में भी स्लोप, और निगेटिव स्लोप का क्या मतलब, निगेटिव स्लोप का मतलब है कि वॉल्यूम एक्सिस के साथ बनी कोण का टेन निगेटिव है, और टेन निगेटिव कब, जब 90 से ज्यादा हो। तो हर बार ग्राफ ऐसे बनेगा, ये मैथमेटिकल तरीका है। वैसे भी पता है किसी भी प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकता। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली घटेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे ग्राफ नहीं होता, कभी भी पीवी डायग्राम का ग्राफ ऐसे नहीं होता। हर बार आपका पीवी डायग्राम का ग्राफ ऐसे होता है, हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपका ऐसे इस तरह का नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये आपका गलत है। कभी पीवी डायग्राम का, पीवी डायग्राम हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, इसका प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें हम सब लोग मिक्सअप करने की कोशिश किए हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और भी ढेर सारे चीजें सॉल्व करेंगे। अभी स्लोप क्या होता है कि भैया, वहां पर हम ले जाके पटरी लेके या कुछ भी टच करा के लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाएंगे, और कोण बनने के बाद उसका टेंजेंट लेंगे, हमें स्लोप पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। पर अगर मैथमेटिकली अगर आप स्लोप निकाल पा रहे हैं तो उस स्लोप को कैसे कोरिलेट करें। जैसे यहां पर हमारा स्लोप हमेशा निगेटिव, निगेटिव का मतलब कि हमेशा जब भी छुआएंगे पटरी लगाएंगे, जब भी आप पटरी लगाएंगे, जब भी आपका पटरी टच करेगा, उस समय जहां भी टच कर लो, ऐसे ऐसे कहीं भी टच करा के, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमेशा अधिक कोण बनाएगा। हमेशा क्या होगा, अधिक कोण ही बनाएगा, क्योंकि अधिक कोण निगेटिव, और स्लोप हरदम निगेटिव होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही? तो बस ठीक है, ऐसे ही हम तो लोग और आगे ढेर सारा करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि एक और आता है टीएस ग्राफ, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कौन ऊपर, टेम्परेचर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसमें ऐसा नहीं उल्टा बना दिए, नहीं, इसमें बढ़ने वाला बनाना है। हर समय स्लोप आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन ऊपर, ये प्रेशर वाला
कि वॉल्यूम वाला। तो हम स्लोप निकालेंगे और आप ध्यान देंगे जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो टाइम के साथ एंट्रोपी का जो आपका ग्राफ आएगा वो T/Cp आएगा। कब 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 P इक्वल टू कांस्टेंट। और जब आपका वॉल्यूम ये निकाला जाएगा, ये मैथमेटिकली आप सब लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए। और यहाँ पर dt/ds कब, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये आएगा 1/T/Cv आएगा। ठीक है, ये अपार्ट T/Cv। अब भैया Cp बड़ा होता है, Cp बड़ा होता है Cb से। अगर Cp बड़ा होता है तो ये मान कम होता है, और ये मान कम होता है तो प्रेशर का स्लोप कम होगा। तुम्हारा स्लोप कम है कि हमारा कम है? हम छोटे एंगल बना रहे हैं, तुम बड़े एंगल बना रहे हो, तो तुम्हारा स्लोप ज्यादा है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो सकता है। ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर वाला ये नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर हमेशा टीएस डायग्राम पे, हमेशा टीएस डायग्राम पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होगी? कांस्टेंट प्रेशर नीचे होगा, P इक्वल टू कांस्टेंट नीचे होगा और V इक्वल टू कांस्टेंट ऊपर होगा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा होगा। Cb कम होता है तो ये मान ज्यादा होगा, और ये मान ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, और ये Cp ज्यादा होता तो ये मान कम होगा। ज्यादा भाग करोगे, कई टुकड़ों में बांटोगे तो छोटे हो जाएंगे, छोटे कम टुकड़ों में बांटोगे बड़े होंगे तो हम ज्यादा स्लोप होंगे, हम अचानक बदलेंगे। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, आगे हम कभी कैम पढ़ाए, अगर हम आपको कैम आगे पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताएंगे कि स्लोप स्टीपनेस को बताता है, कितना सडनली चेंज हो रहा है। कैम की प्रोफाइल है, कोई एक कैम की प्रोफाइल है, ऐसे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी, तो कहीं ऐसे अचानक बदल गया, ऐसे कैम की प्रोफाइल हो गई। भैया हमारा स्लोप ज्यादा है, हमारी स्टिफनेस ज्यादा है, सडन राइज है। समझ में आ रहा? तो स्लोप आपकी ढाल को बताता है। टेंजेंट छुआ के ले जाएंगे, उसका tan थीटा निकालेंगे, एंगल बताएगा, स्टिफनेस को बताएगा, डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप आपका शियर फोर्स होता है। पीवी डायग्राम आप बताएंगे तो हमेशा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। स्लोप जीरो, इंडेक्स 0 से इनफाइनाइट, इसलिए आप समझ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, आज के लिए स्लोप को हम यहीं पर विराम लेते हैं। स्लोप ढेर सारा हम सारे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करने की कोशिश किए हैं। फिर हम इंटीग्रेशन पर आएंगे। इंटीग्रेशन एरिया को बताएगा, और कौन सा एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया कैसे निकाला जाए। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हमें रटा है एरिया निकालने पर, वो रटा क्यों है पता नहीं, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस ग्राफ के बीच का एरिया क्या होगा, उस पर हम सब लोग ढेर सारी बात करेंगे। हाँ, सिर्फ स्लोप से रिलेटेड बात की है, किसी के बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लाने की कोशिश नहीं की है। पीबी ग्राफ जो बना है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए डाले हैं कि आप उसको रिवाइज करेंगे, सब लोग उसको रिवाइज करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब अच्छे से तैयारी करेंगे, और एग्जाम में बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल आसान होगा, और आगे हम सब लोग फिर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।